अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आज हमारी मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले उनसे कहते हैं हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं, हम आपके हैं कौन। राजनीति में आई तो राजनेता कहते हैं हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। किसान नेता कहते हैं तूने हमें क्यों बदनाम किया। कोई इनके खिलाफ एफआईआर करवाता है, कोई उन पर पाबंदी लगाने की बात करता है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अब पार्लियामेंट मेंबर कंगना रनौत। हमारे आज के जज भी बहुत खास हैं, पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने दुनिया देखी है क्योंकि वो एक डिप्लोमेट रहे हैं और ज्ञानी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। प्लीज वेलकम पवन वर्मा। अदालत शुरू हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। एक्ट्रेस, राइटर, प्रोड्यूसर कंगना रनौत पर आपकी अदालत में पहला इल्जाम। सर पहले मुझे आप धन्यवाद तो करने दीजिए कि आप बाकी सब चाहे यही कहते हो कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम, लेकिन आप तो मुझे बड़े प्यार से अपने अंगना बुलाते हैं और हमेशा तो आपने ये तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हम आपके हैं कौन, और राजनीति वाले कहते हैं कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम। तो अपने अंगना पे मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। कंगना, जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आई थी तो वो शो बहुत सुपरहिट हुआ था। आई थिंक एक पर्दे के सामने तो आपको एक डायरेक्टर होता है जो गाइड करते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में ये एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है एक कलाकार की ज़िंदगी का, क्योंकि वो अपने पर्सनली उनके कितने सारे फैसेट्स होते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उन पे पूरा डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किन किन मुद्दों को चुनकर किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी को निखार के बाहर लाते हैं। और मेरा जो लोगों के साथ में कनेक्शन बना उसके बाद में आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे इस तरह से सफलता राजनीति में भी आकर मिली, क्योंकि पर्सनली लोगों ने मुझे, एक्ट्रेस तो खैर सभी जानते थे कि अच्छा काम कर लेती है, लेकिन एज अ पर्सन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सराहना शुरू किया। बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सारी बातों से न मेरे इल्जाम कम होंगे और न मेरी तलखी कम होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कंगना रनौत पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आरोप है कि ये विवादों की क्वीन हैं। अब ये बताइए, आपको कंट्रोवर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? कंट्रोवर्सीज आपकी पीछे आती हैं या जहां मैं जाती हूं वहीं चली आती हैं? सर मैं एक सीधी सादी हिमाचली एक पहाड़ी लड़की हूँ और मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि अरे तुम तो बोल देती हो। तो मतलब मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या ना बोलूँ। तो पता नहीं ज़माना क्या चाहता है, मगर एक बात तो मैंने भी सीख ली कि सीधे साधे लोगों का ज़माना है नहीं। तो आपकी अदालत में तो आप जो चाहे बोल सकती हैं, जनता सामने है, करोड़ों लोग देख रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सी भी होगी, फिर आप फिर से कहेंगे कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी। जब आप हैं क्वीन तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। देखिए, अब इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं या इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने जो भी, तो शी इज़ वेरी पॉपुलर। इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और आपके पास, हमारी जनरेशन के पास जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम गूगल पे भी पढ़ना चाहें तो कुछ इवेंट्स आ जाएंगे, लेकिन
शी इज़ इक्वली हेटेड एंड इक्वली लव्ड। ये मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता मुझे इसने पैदा कर दी इस एक फैक्ट ने। और दूसरी चीज़ कि हमारे खुद के देश में जो है एक लीडर को लेके आज हम अगर सोचते हैं कि मोदी जी की बहुत पॉपुलैरिटी है, उनको श्री राम का अवतार ये सब से कहा जाता है, लेकिन अभिनव चंडी दुर्गा ये इंदिरा गांधी के लिए भी जो है यूज़ किया जाता था और फिर उन्हीं पे बंदूकें तन जाती है। तो ये जो एक जनता या आवाम कह लीजिए उसका जो एक लीडर के साथ में ये क्या एक कश्मकश प्यार नफरत प्यार जो चलता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ये इसने एक तरह से कैप्चर कर लिया। तो क्या होता है ये, कैसे इतना प्यार, फिर इतनी नफरत के छन्नी कर देंगे। 35 गोलियां चाहिए थी कि उनको मारने के लिए, इतनी नफरत, इतना वो कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे देश से लड़ने लग गई, ये बातें। तो नेचुरली मैं कोई फिल्म बनाऊंगी तो मैं तो यही चाहूंगी ना सर कि देश भी उसे देखे और अपने आप को अच्छे से समझे। इंदिरा गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेता थी, बहुत लोकप्रिय नेता थी और देश के लिए बहुत सारे उन्होंने काम किए, बहुत रिस्पेक्ट उनकी थी, लोग बहुत उनको प्यार करते थे। लेकिन उनका रोल प्ले करने के लिए कोई कांग्रेस की समर्थक होती तो अच्छा था। आप तो बीजेपी की एमपी हैं, आप उनका रोल करेंगे तो शक तो होगा, विवाद तो होगा। पॉलिटिशियन तो मैं सिर्फ पिछले 2 महीनों से हूँ। ये फिल्म जो है मैंने 2022 में शुरू की है और 23 में पूरी तरह से बन के रेडी थी। तो इस तरह के इल्जामात मुझे तो नहीं लगता सही है। बड़ा मुश्किल था इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले करना, उसके लिए तैयारी करना? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल, हद से ज़्यादा। मुझे एक्चुअली वही मेरा एक नज़रिया जो इंदिरा गांधी जी के लिए था इस फिल्म से पहले पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरीके से बदल गया। हमारे प्रधानमंत्रियों के लिए जो हमारा नज़रिया होता है वो पूरी तरह से बदल गया। बिसाइड्स उनकी जो एक लाइफ, इतनी एल्डरली लेडी मैंने पहली बार प्ले किया, उनका बेटे के साथ जो उनका प्यार, फिर अपने बेटे को खोना, ये सब भाव और ये सब जिंदगी देख के और खासकर अपने देश के लिए इतना कुछ करना और एक पॉलिटिक्स, एक जो मुझे उनकी जीवनी से मुझे लगा कि काफ़ी थैंकलेस जॉब है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? देखिए, इस फिल्म में आप उनको अपनी दादी दिखेंगी। सर मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी उनकी ये मनोवृत्ति है कि मैं जो हूँ, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और ये जो भारत देश है ये मेरी दादी का ये शासन का, ये सब उनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बातें अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो एक कार्टून बन के ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। क्योंकि आज जब हम अटल जी को देखते हैं तो क्या हम ये सोचते थे किसके बेटे बहन का क्या नाम है, ये क्या है वो, या हम मोदी जी को देखते हैं या किसी को भी, कोई भी नेता एक नेता होते, किसी की दादी मासी, ये किस तरह की उनकी आइडेंटिटी है। उनके कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अपनी दुकान चलाने के लिए मेरी दादी बन गई, ये सब इस तरह की खैर नीची सोच। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कांग्रेस से, चाहे क्या इसके रेट है, क्या इसके भाव हैं, ये अपने जो है रोजी रोटी हमारी दादी को यूज़ करके कमाती है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, नहीं तो मुझे खुद से ही घृणा हो जाती है इन लोगों के बीच में। यूथ कांग्रेस के लोगों ने तो केस किया आपके खिलाफ। मैं उनको कह रही हूँ कि आप आके ये फिल्म देख लीजिए, लेकिन वो देखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस फिल्म को बैन करना चाहते हैं। इस देश में आप कैसी भी फिल्म निकाल सकते हैं, आप इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें कितनी वायलेंस हो, चाहे उसमें महिलाओं को जो है बिल्कुल वस्त्रहीन करके जो है रेप किया जा रहा हो, चाहे खुली करोड़ों गोलियां दागी जा रही हो बिना लॉ एंड ऑर्डर, कभी पुलिस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म, तो ये लोग सब खड़े हो जाते हैं कि ऐसा क्यों बनाया। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, बीजेपी के लीडर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि कंगना को या तो जेल में भेजना चाहिए या मेंटल हॉस्पिटल में। इतने नाराज हैं। सर
मुझे लगता है कि उनका जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म का किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर लेना, लेके दिखा दें, तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी लियाकत और उनकी हैसियत है नहीं कि एक शॉट ले ले किसी फिल्म का, और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है कि जो लोग इतना ट्रेलर देखकर ही आहत हो गए हैं? सर, मैंने इस फिल्म में जो एक सच्चाई है, अब अगर हम एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पे जो है एक फिल्म बना रहे हैं और उनकी जो असैसिनेशन हुई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं दिखा सकती कि उन पे बिजली कड़की और वो चल बसी। तो ये तो सिरसा जी वो ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि उन पे एक पेड़ गिरा तो वो मर गई। तो इस तरह की अगर वो मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो मैं वो नहीं कर सकती। मैं इस देश का इतिहास नहीं बदल सकती क्योंकि किसी को इससे प्रॉब्लम है। बाकी मुझे किसी समुदाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए फिल्म बना रही हूँ। मुझे वो इंटेंशन मेरी जब फिल्म आएगी तब क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम अपने ही नेताओं पे बंदूकें तान देते हैं? कहाँ हमारी जो है हमारी हम कहाँ भटक जाते हैं और क्या होता है? ये मेरा एक सिंसियर एंडेवर है और उसके साथ हमारे नेता कहाँ भटक जाते हैं। एक संविधान को लेकर एक बहुत ही एक अच्छी फिल्म जो जिन्होंने देखी उन्होंने तो अभी तक यही कहा है। लेकिन इस तरह के लोगों को जो कि जिनकी खुद की कोई वो अगर आप ऐसे लोगों से इंदिरा जी की आवाज़ में जो अपने फिल्म में यूज़ किए उस आवाज़ में अपील करें तो शायद थोड़ी शांति पड़ जाए। पर मैं सर के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में ऐसे जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन नहीं देखे जो कला को इतनी बारीकी से और इतनी बेहतरीनगी से जो है वो सच में है। ये हर वीकेंड पे जो मुगले आजम देखते हैं, हर वीकेंड पे ना जाने कितने दशकों से ये रोज हर वीकेंड में मुगले आजम देखते हैं। तो खैर हमें अच्छा लगता है, पर आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों को अपील करूं? जी जरूर अपील करिए, या आप फिल्म का डायलॉग भी सुना सकती हैं। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। लेकिन फिल्म को लेकर ऐसी बातें कही जा रही। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि आप जानती नहीं इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था, हम सिर कटवा सकते हैं तो काट भी सकते हैं, तो डर नहीं लगता? सर मुझे एक्चुअली ये बात भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोग एक उनकी जो पुतले बना के जो उनको गोलियों से छन्नी करके जो है उनकी एक तरह से रैलियां निकालते हैं और हमारे सोशल मीडिया पे भी इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन को जो है जिस गर्व से फ्लॉन्ट किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश में इस तरह की बातें चलें जहाँ पे लोग बताएं किसी भी इंसान के अगेंस्ट इस तरह की वायलेंस क्या सही है क्या नहीं। ये लोग आज जो मुझे कह रहे हैं कि मेरी गर्दन काट देंगे और ये सब, अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलता है तो क्या हमारे देश की सड़कों पे इस तरह की वारदातें इतनी कॉमन नहीं हो जाएंगी कि हर कोई फिर कुछ भी करेगा? तो क्या इन रादर देन मुझे चुप कराने की, जो कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे चुप कराया जाए, तो क्या लगता है कि किसे चुप कराना चाहिए? मुझे चुप कराना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे SGPC है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख समाज का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, उनको तो आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है और वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? तो अगर
वो अपने आप को एक गंभीर लिए जाने वाले संस्थान मानते हैं, वो सोचते हैं कि उनको गंभीरता से लिया जाए, तो आपको लगता है कि उनको गंभीरता की ही बातें करनी चाहिए। और किसी भी क्राइम को किसी कम्युनिटी से जोड़ना, ये राजनीति की जो रोटियां जो सेकना ये लोग चाहते हैं। आपको अब ये तो नहीं लग रहा कि इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाकर मुसीबत मोल ले ली? सर, जितनी मुझे हर दिन जितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे मुझे सेंसर से फाइट करना पड़ रहा है, चाहे ये हर दिन के मुझे जो है, कल भी मुझे एक ने कहा कि इसको रेप के जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या एक्सपीरियंस है। हाँ, ये सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, वो बात मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो इस तरह की बातें आप सोचिए मेरी क्या मनोदशा होती होगी ये सोच के कि एक महिला एमपी होने के नाते, एक फिल्म मेकर होने के नाते, अगर मुझे इस तरह की बातों को फेस करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी महिलाओं की क्या दुर्दशा होगी इस देश में। आपने जयललिता पर भी फिल्म की थी, तब भी कंट्रोवर्सीज हुई थी? नहीं, जब मैंने जयललिता पे फिल्म की थी तब बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। जिस तरह से उन्हें असेंबली में पकड़ के मारा गया था, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि इस तरह के हैवी ऑब्जेक्ट्स जो हैं मुझ पे फेंके गए, उनकी साड़ी उतार दी गई, उनके बाल नोच दिए गए, उनकी बाल भी एक उन्होंने खुद अपने डिस्क्राइब किया हुआ है वो पूरा। तो हमने वो सीन पूरा शूट किया और वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने भी उन्हीं के वो वंशज हैं या जो भी है उनके नाम भी लिए, सब कुछ हुआ। मैंने उन्हें आपकी अदालत में बुलाया था जब उन्होंने पूरी की पूरी बात डिस्क्राइब की थी, डिटेल में बताई थी। लेकिन उनको जब मैंने देखा था और आपको फिल्म में देखा तो बहुत सिमिलैरिटी थी। कैसे जयललिता जैसा लुक हासिल कर लिया? वजन भी आपका उतना नहीं है। हाँ, नहीं सर, मेरा ना एक्चुअली मुझ पे बड़ी कृपा है, मुझे लगता है भगवान की। जब मेरे पास ये रोल आया तो मैं एकदम मतलब पहली बार ऐसा होगा मैं शॉक में चली गई। डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे नरेशन दी, तो मैं उनको ऐसे देखूं कि क्या क्या बोल रहे हैं ये। तो लेकिन जो इस फिल्म के जो राइटर हैं वो मेरे मेंटोर हैं, विजेंद्र प्रसाद गारू जी, उनके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कहा सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर जे जयललिता प्ले करूं? तो कहते हैं यस आई वांट यू टू प्ले डॉक्टर जे जयललिता। तो मैंने कहा एक तो सबसे पहले तो इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आपको साउथ से कोई मिली ही नहीं, आप एक नॉर्थ इंडियन प्ले कर रही हैं और ऊपर से हमारे कहते डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, ये हमारे सोचने के काम है और तुम जो है ये रोल करो। और मैंने कहा लेकिन हमारे फेस में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है जय अम्मा के। और रजत सर ऐसा कुछ कुदरती करिश्मा होता है और ऐसा कुछ जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ या उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है, मेरी पूरी शक्ल चेंज हो गई, मैं उनकी तरह लगने लग गई। पूरी मेरी शक्ल, कोई आपकी चाहे मुझे कहे कि आपका एंगुलर फेस है, उनका राउंड फेस था, ये वो हजार चीज़ें, आप नॉर्थ इंडियन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा एक कला का जो एक, आपने वजन बढ़ाया, मेकअप से चेंज किया? वजन मेरा पहले भी बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं जयललिता जी जैसे दिखने लग गई। लेकिन मैं इसके लिए बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इन महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है और ये जो है चाहती हैं कि मैं ये करूँ। मैंने हमेशा सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कितनों ने बनाना की कोशिश की, लेकिन वो चाहती थी मैं बनाऊँ। मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा एक रोमांटिक आइडियाज़ रखती हूँ। डॉक्टर जे जयललिता की कितनी उन्होंने चाहा कि कंगना में, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी भी ये चाहती थी कि मैं उनका ये रोल प्ले करूं और मुझे कभी इच्छा नहीं थी कि मैं इंदिरा गांधी बनूं, मुझे कभी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ऐसा लगा कि जैसे मुझे मजबूर किया गया हो ये रोल प्ले करने। तो अब अगला नंबर किसका, ममता बनर्जी का या मायावती का? कलाकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बट मुझे लगता है मायावती जी जो है एज ए लीडर आई वुड लव टू प्ले। आपने कहा था अगर चुनाव जीत गई तो आप फिल्में छोड़ देंगी, क्या ये सच है? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि हम आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं। ये जो फिल्मों का काम है ये ऑल कंज्यूमिंग काम है और एक एमपी के नाते भी जो आप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। तो नेचुरली अब जब से मैंने ये राजनीति का काम संभाला है, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ, एक भी दिन का मैंने शूटिंग नहीं किया है। मैंने मार्च से कैंपेन शुरू किया था, तो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं और ये जो मेरी फिल्म है ये भी पिछले नवंबर में आने वाली थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि कैंपेन आ रहा है और एक कांग्रेस लीडर के साथ में
साधारण जनता साधारण होती है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कांग्रेस में है कि ये इंदिरा बनी हुई है, तो वो भी इसका रिलीज रोका। तो खैर काम तो मेरा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और अगर मुझे मौका मिला मैं चाहूँगी कि मैं बैलेंस करूँ, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है आगे। कहीं ये ना हो कि मुंबई के कोई आदमी ये फिल्म बना दे कंगना भाग गई। सर मुंबई में तो वो लोग खुश हो जाएंगे कि कंगना भाग गई, उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होने वाला है कि कंगना भाग गई। अभी मैंने सुना कि तनु वेट्स मनु 3 बनने वाली है। अगर आपने काम नहीं किया फिल्मों में तो कौन करेगा वो रोल? वो किसी को भी खड़ा कर देते हैं, किसी को भी खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं ये देखो ये है नकली कंगना, ये है असली कंगना, ये है कंगना नंबर 2, कंगना नंबर 3। ठीक है, इनकी दुकान चलती रहेगी। उम्मीद करेंगे कि आपकी फिल्मों को पसंद आए और इंदिरा जी का जो कैरेक्टर था, उनकी जो बोल्डनेस थी, उनकी जो डिसीजन थे, वो लोगों के सामने आए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कंगना रनौत पर इल्जामात और सवालात का एक। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं सुपरस्टार कंगना रनौत। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर इल्जाम है कि ये अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री की गैंगस्टर हैं। आजकल आपका सिक्का चलता है फिल्म इंडस्ट्री में। मंडी में मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि इतना प्यार, इतना सम्मान जितना अमिताभ बच्चन को मिलता है उतना सम्मान मुझे मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। सर मैंने कहा था कि इंडिया से मुझे उतना सम्मान मिलता है, इंडस्ट्री वाले और मुझे सम्मान देंगे? आप मतलब थोड़ा सोचो तो सही। आप अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आंखें बंद करके सोचिए कि आज अगर भारतवर्ष किसी का दिल से इज्जत करता है, कि ठीक है पैसे लोगों के पास जितने हो, हिट फिल्में जो भी है, लेकिन दिल से अगर कोई भारतवर्ष की चीज किसी की इज्जत करता है ना, तो कौन ऐसे एक्टर है? एक तो मिस्टर बच्चन और की इज्जत रहने ही नहीं देती हैं। अब देखिए आपने ये मुझे बहुत गलत इल्जाम है मुझ पे लग रहा है। मैं नहीं, आई विल नॉट। मैं आपको सुनाता हूँ आप मुंबई फिल्म वालों के बारे में क्या कहते हैं। आपने कहा बॉलीवुड के लोग सिर्फ गाड़ियों, पैसों और पर्सेस की बात करते हैं, उनकी बातों का न सिर होता है न पैर। बॉलीवुड के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड हैं, डम्ब हैं, और वो सिर्फ प्रोटीन खाते हैं और इस तरह से उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। सर नहीं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। आपने ये कहा कि नहीं कहा? मैंने बिल्कुल कहा, और मैं इस पे बिल्कुल अड़िग हूँ पूरे तरीके से। बॉलीवुड वाले आपको क्या लगता है कि कोई शेक्सपियर की बात करते हैं या कोई बड़े आर्ट या कल्चर की बात करते हैं, या वो प्रिजर्वेशन ऑफ फोक म्यूजिक या प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट या टेक्नीशियंस राइट्स टू लाइफ या किसी और तरीके की बात करते हैं? मुझे बताइए किस तरह की बातें वो करते हैं। अगर आप उन्हें मिलें तो वो गॉसिप, किसका फिर किसके साथ, और या तो वो गॉसिप करते हैं, या तो मैंने ये वॉच खरीदी, मैंने ये कार खरीदी, या मैंने ये ट्रीटमेंट कराया फेस पे, जो भी है वो सब इस तरह की बातें होती है। अब उसे भी मुझे कसूरवार माना जाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मैंने वहां 20 साल गुजारे हैं, और वहां पे अगर पार्टीज में जाकर और इस तरह की जो मैंने, हाँ मुझे पता है कि आप वहां पे जब जाते होंगे तो आपके साथ वो जाहिर सी बात है अलग बातें करेंगे। वो आपके साथ प्रोटीन शेक की थोड़ी बातें करेंगे, आपके साथ स्किन ट्रीटमेंट की बातें थोड़ी करेंगे। तो पता है क्या है, लेकिन वो करते तो करें। आप करण जौहर को कहती हैं ये चाचा चौधरी हैं। सर क्या होता है ना कि जब आप, ऐसा नहीं है कि मैं जब 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, ठीक है, 2014 तक तो मुझे किसी ने पूछा नहीं। तब मैं हाँ बेचारी बड़ी टैलेंटेड है, इसका कुछ होता नहीं है, मैं सबसे बड़ी बेचारी थी। आप देख लीजिए, कभी आपने मेरा नाम सुना कि ये भाई कंगना खुराफाती है, ये है वो है? नहीं सुना आपने। 2014 में जैसे ही मेरी फिल्म क्वीन आई तो मैं अनप्रोफेशनल, मैं वो धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे सब मुझे कॉर्नर करने लगे। फिर जब तनु वेड्स मन्नू आई और जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद केसेस,
साइको, खून पीती है, स्टॉकर है, इसको जेल में डालो, इसको ये अचानक से 10 साल बाद एक इंसान इतनी कैसे हो गया, वो साइको चुड़ैल विच बन गया वो। तो आप खुद सोचिए। तो इसका मतलब जब ये लोग मुझे चैन से नहीं रहने देंगे, जब ये लोग मुझे चैन से रहने देते थे, मैं भी इन्हें चैन से रहने देती थी। अब अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूंगी। तो आप रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह देगी? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो स्वामी विवेकानंद हो। नहीं, आप ऐसे इनकी वकालत कर रहे हैं जैसे आहा महान से महान हस्तियां हो ये, और खुद भी हंस रहे हैं, उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की थी, रोल अरे मेरे घर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, इंडस्ट्री में आप किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो लोग कितने पानी में है सबको पता है, और अभी से ही नहीं, 90s की 80s की आप चाहे बातें सुने, सबको पता है वो लोग कितने पानी में हैं। ड्रग केसेस उन पे हैं, ठीक है, टाडा से लेके आप दलाली से लेके अभी भी हवाला से लेके फ्लैश से ट्रेड से लेके मीठू से लेके कोई केस इन पे नहीं है जो नहीं है। लेकिन बुरा कौन है? मैं बुरी हूं। मैं सबके बारे में कुछ कहा, आयुष्मान खुराना चापलूस। नहीं, अगर वो मुझ पे उंगली उठाएंगे, आयुष्मान खुराना का इंटरव्यू पढ़िए, जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, उनका इंटरव्यू आया था कि मेरी रोल मॉडल कंगना है, ठीक है। अब उनको कुछ काम मिलने लगा, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, तो वो मुझे पे अटैक कर रहे हैं। तो क्या हुआ? क्यों इतनी भावनाएं उनकी बदल गई? किसी की चापलूसी करके काम चाहिए होगा, तो सीधा इंसान सीधी बात कर दे तो बस वो सबसे खराब बन जाता है। इस महान इंडस्ट्री में, पुण्य पवित्र इंडस्ट्री में, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं ही एक प्रॉब्लम हूं, बस। आपके भी डायलॉग चुन चुन के मारे जाते हैं। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। सर देखिए क्या होता है ना कि एक जो लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग स्क्रीन पे भी ना इस तरह के लोग देखना चाहेंगे जो धूप में गए हों, जिनमें किसी तरह का कोई कैरेक्टर हो। जैसे हमारे जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, ये लोग अपने स्किन के ट्रीटमेंट करा के हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसको वाइटनिंग करके, इतना ज़्यादा इंजेक्शंस लेके, इतना ज़्यादा उसकी पीलिंग करके, हद से ज़्यादा ये लोग उसको ग्लास स्किन बना के। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं दत्तो का रोल कर रही थी तो मैंने अपना सारी स्किन ट्रीटमेंट, और फिर मिसेस गांधी के रोल के लिए तो मैंने एजिंग वाली चीज़ें जो मुझे चाहिए, जो मुझे उससे उस तरह की कर, ये सभी रोल के लिए जिम जाते हैं, ये सभी रोल के लिए जो है अपने फेस में वो बोटॉक्स भरवाते हैं। कोई भी इनका रोल हो, इनका मेकअप वही रहता है, बाल पीछे उड़ते रहते हैं। तो इनकी मैं ऑनेस्टली सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, थोड़ा इनको नेचुरल होना पड़ेगा। धूप में निकलो, थोड़ा सा देखो बाहर दुनिया कैसी है, वो एसी गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, और फिर ये लोग निकलते हैं, फिर बात कैसे करते हैं, हाय आई वांट दिस। और सबसे बड़ी बात, जो लोग 40-40 साल के हो चुके हैं, जो लड़कियां 35-35, 32 थे, वो स्टार किड्स, और वो बातें भी किड्स की तरह। सोचो एक 40 साल का आदमी किड की तरह बात करे, कैसा लगेगा आपको? और वो लड़कियां 30-30 साल की, वो भी किड बनी है, वो पिंक ग्लासेस उन्होंने हाथ में उठाए होते हैं, और जिनमें वो ना बच्चों की तरह वो रहती है। सर आप ये नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि मैं उनको क्या, ये नहीं कहते कि मुझे कितना ट्रॉमा होता है उनके साथ में मिलके। मैं सोचती रहती हूँ ये क्या था, ये क्या देखा मैंने, माय गॉड। तो सर मुझे कितना टॉर्चर होता है इन लोग के साथ में, वो कोई नहीं देखता। लेकिन जब आपको फिल्में ऑफर करते हैं वो लोग तो एक्सेप्ट नहीं करती? मुझे सलमान खान जी ने जो है वो बजरंगी भाईजान और सुल्तान ऑफ़र की थी। शाहरुख खान के साथ भी मुझे 0 फिल्म का ऑफ़र आया था। आमिर खान जी के साथ भी
स्क्रिप्ट पे काम करने का बन रहा था। और लेकिन उसके लिए मैं आपको, क्योंकि देखिए जो इंसान, बजरंगी भाईजान तो बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन मेरी भी तो आप बात सुनिए ना। सुनाइए चलिए। सर क्या हुआ कि जब मैंने 2006 में स्ट्रगल शुरू किया तो उस टाइम पे मैंने बहुत काम ढूंढा। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि मैंने बहुत काम ढूंढा। इनमें से किसी ने मुझे काम नहीं दिया, किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मतलब पीछे खड़े होने वाले, क्योंकि उस टाइम मैं सब टाइप के काम कर रही थी, पीछे खड़े होने वालों का भी काम नहीं इन्होंने मुझे दिया। फिर मेरी एक फिल्म आती है जिसमें मुझे अपने, अब उस फिल्म का मैं ही हीरो हूं। आप खुद सोचिए ना, मैं खुद उस फिल्म की हीरो हूं। हाँ, क्वीन 2014 में मुझे सक्सेस मिला। तब इन सबके मुझे फोन आते हैं, हमें भी तुम चाहिए, हमें भी तुम चाहिए, हमें फोन पे फोन। हर फिल्म इंडस्ट्री की मुझे ऑफर होती है। लेकिन अब ऑडियंस के साथ में मेरा ऐसा रिश्ता था कि वो लोग मुझे अब देखना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि एक मेरे लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी आई है जो शायद किसी महिला के पास आज तक नहीं आई होगी। हुई हैं ऐसी महिला, वैजयंती माला जी थी या श्रीदेवी जी थी, तो वो लोग खुद अपने दम पे फिल्में करती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं अगर किसी, देखो क्या होता है ना, कोई बड़ा ट्री के पीछे नीचे छोटा ट्री कभी भी नहीं उग पाता है, तो मुझे पता था एक फिल्म में आमिर खान, मुझे थोड़ा ना वो अच्छी परफॉर्मेंस करने देंगे अपनी फिल्म में, खुद ही सोचिए। एक सलमान खान की फिल्म में जो है हीरोइन की क्या ही एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि सलमान खान इज सच अ लार्जर देन लाइफ स्टार। तो मुझे लगा कि मैं एक अपने देश की बेटियों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनूं कि हम खुद भी कर सकते हैं। हमें हमेशा, और आपने जैसा कहा, मेरे लिए वो आसान नहीं था, द टेम्पटेशन टू लेट गो ऑफ वर्किंग विद सच बिग, एक तरह से देखा जाए तो ये लोग एक तरह से दे आर जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। और these people are the people who are my friends, and especially Salman is a very dear friend and Aamir is just so nice. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटीज खोई, लेकिन उसके पीछे मेरी एक स्ट्रेटेजी भी तो थी ना कि हम महिलाओं को भी तो कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए ना। सारे खान की स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई, आपकी क्या थी। अब अक्षय कुमार को भी आपने ना कहा, तो अक्षय कुमार मेरे को फिल्म ला रहे सिंग इज ब्लिंग। फिर एक और थी कोई उसी तरह की थी, तो खैर अब वो करते ही ऐसी फिल्में तो क्या करेंगे। तो मुझे एक ऐसा मौका मिला एक लड़की होकर कि मेरे अपना अस्तित्व बना। सर हाँ, कितनी बेटियों को ये देश ऐसा मौका देता है कि वो अपना अस्तित्व बना सकी। तो मैंने अपना अस्तित्व बनाया, और फिर जितनी भी हमारी सशक्त महिलाएं हैं जो आज देखिए, चाहे वो कोई भी, आज हमारी 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, कैसा था, कैसे नहीं। तो क्योंकि कोई उन पे पैसा नहीं लगाना चाहता है, कोई एक बूढ़ी औरत की कहानी नहीं बनाना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। और पॉलिटिक्स को जो है, जो काम करना हो अगर आपको पॉलिटिक्स की फिल्म में, तो फिर वही गला कटवाना और ये सब, तो फिर तैयार हो जाओ उस सब के लिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर, तो आप अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसने सारे खान्स के साथ, सारे कुमार्स के साथ, सारे कपूर्स के साथ काम करने से इनकार कर दिया। सर ये इसीलिए मैंने किया क्योंकि जनता, उससे पहले मैंने कहा ना मैं मांगती थी काम, ऐसा नहीं है मैं नहीं मांगती थी, भटकती थी, मैं दर दर भटकती थी। में तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, अगर आप सफल हैं तो सब आपके पीछे भागेंगे। हाँ, तो वो सूरज अब सबके ज्यादा चमक रहा है तो मैं क्यों फिर साइड रोल लूं। अब इसको वो कहते हैं कि ये जिस फिल्म इंडस्ट्री ने इनको इतना बड़ा बनाया उसी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद कर रही हैं। ऐसे फिल्मी सुपरस्टार्स हैं लड़कियां जिन्होंने आज तक शायद एक ही हिट फिल्म दी होगी, लेकिन वो थाली में छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग थाली में छेद कर रहे हैं। अब देखिए, आपके बारे में करण जौहर ने एक शेर लिखा था। उन्होंने लिखा, लगा लो इल्ज़ाम हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ बोलते जाओ बनो गुलाम हम बोलने वालों में से नहीं। ये मेरे लिए लिखा था उन्होंने। अब आपने जब कुछ कहा था उसके जवाब में एक उन्होंने ट्वीट किया था, आप नाम तो आपका नहीं लिखा इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपके बारे में कह रहे हैं। जिस तरह से मुझे साइको बोल के या इस तरह से जो है मुझ पे केस करके जेल में डालने की कोशिश की, और एक अच्छे युवा सक्सेसफुल एक्टर जो है आत्महत्या कर लेते हैं, और उससे पहले वो कई अपने इंटरव्यूज़ में बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे जो है मेरे प्रति जो है वो किसी तरह की साजिशें की जाती है। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आप पूरे देश की नज़र में तो आएंगे ना कि आपके वहाँ पे चल क्या रहा है।
आप अपने घर में पार्टी बुलाते हैं, खुद फोटो ले रहे हैं जिसमें लोग ड्रग्स कर रहे हैं, लोग तो आपसे पूछेंगे ना, अपनी करतूतें उनको देखनी नहीं है। हाँ, और खराब कौन है? मैं। क्योंकि मैंने बोला। अब अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि ये सब करतूतें करने के बाद भी उन लोगों की हिम्मत है कि मुझे क्वेश्चन करने का, खुद वो लोग नहीं बताएंगे कि वो ड्रग पार्टी क्यों चल रही थी। ये इंसान जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के ने, उसका क्या रीजन हुआ? कुछ तो कुप्रथाएं होगी ना इस इंडस्ट्री में, जो आउटसाइडर्स जो इस तरह से कर रहे हैं। एक दो सवाल ले सकते हैं। आप अपने डायलॉग्स खुद लिखते हैं, तो मैम आप अपना प्लीज़ कोई फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डायलॉग्स खुद लिखती हूँ, पर हाँ, मैं अपने डायलॉग जो है इम्प्रोवाइज़ काफ़ी करती हूँ। ऐसा अभी तो खैर कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, लेकिन इनकी बातों सुन के मुझे वो डायलॉग ज़रूर आ रहा है क्वीन का याद के, मेरा अभी हाल गुप्ता अंकल जैसा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं और बदनाम हो गया अलग। तो आई थिंक वो डायलॉग सूट करता है। शत्रुघ्न सिन्हा ये बार बार डायलॉग मारते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, पेट तोड़ी आठाना। तो वही हो गया, इंडस्ट्री में करतूतें इन्होंने की सारी उम्र। जो वहाँ के करता धरता हैं, जो खुद को कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री हमारी जागीर है और हमारी रियासत है, उन लोग करतूतें करते रहे। और जब मैं आई तो ये ड्रग्स में फंसे, हवाला में फंसे, ये टेररिज्म में फंसे, पता नहीं किन किन के, और बाकी सब ये PR ऐसा हो गया कि ये जब से आई है हमें बदनाम कर दिया है। अब आपने किस किस को बदनाम किया, इसको लेकर कुछ और इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद कंगना रनौत पर अगला इल्जाम। अच्छा हुआ किसी महान आत्मा का, किसी अच्छे इंसान का यहाँ पे जिक्र तो हुआ, नहीं तो सारे जो चोर उचक्के क्रिमिनल उन्हीं के ही मुझसे पूछे जा रहे क्वेश्चन। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर कंगना रनौत। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर इल्जाम है कि ये हर किसी से पंगा लेती हैं। I don't agree. देखिए, सारे लोग कहते हैं, अब आप जिक्र कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत का, आपने उनके नाम पर पूरी इंडस्ट्री से पंगा ले लिया। यस सर, पता है क्या है, मेरा एक फिलॉसफी है कि जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे ना, मैं तुम्हें कभी छेड़ूंगी नहीं। मैं अब मेरे सारे पंगे गिना दीजिए, मुझे पहले छेड़ा गया है। ये लोग खुद, जैसे पतंगे शम्मा की तरफ आते हैं ना जलने के लिए, ये खुद मेरे पास आते हैं, खुद मेरे पास आते हैं ये लोग। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी इन लोगों ने, आप मेरे को बताइए कि अगर इन लोगों ने मुझे टॉर्चर नहीं किया होता, अगर मुझे धमकाया नहीं होता, जेल में डालने की कोशिश नहीं की होती, लीगल केसेस नहीं किए होते, और एक दिन बैठ के वाकई में मुझे वो मोमेंट नहीं आया होता कि मैं आत्महत्या कर लेती, तो अच्छा था। और मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि मुझे ऐसा भी सजेस्ट किया कि तू अब मर जाए तो अच्छा है। तो क्या मैं ये, क्या आप भी तो ऐसी बातें, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अब नहीं सर, कोई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी करता है। आप कहती हैं मेरा क्या उखाड़ लोगे। जो महाराष्ट्र में हुआ, मुझे गालियां दी गई, मुझे ओपनली गालियां दी गई, मुझे जो है हर तरह का अपशब्द बोला गया। मैं बचपन से ही जो भी है, मैंने कभी किसी से फेवर्स नहीं लिए, मुझे हरामखोर बोला गया। मैं जिस ईमानदारी से मैं अपनी जीवन जीती हूँ और जिस तरह से मैं मेरी जीवन शैली है, इस तरह की बातें मुझे पूरे समाज में के सामने बोली गई। आपने भी तो कहा कि मुंबई में डर लगता है, आपने कहा मुंबई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरह हो गया है। सर, लेकिन जब आप खुद सोचिए, आप मुंबई के हैं और 2 साधुओं की लिंचिंग की जाती है, सरेआम हत्या की जाती है, और आपका जो प्रशासन है, जो आपके पुलिस कमिश्नर मजाक उड़ा रहे हैं उनका, और किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको तो इस तरह की इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि हम भी ओपनली हिंदू हैं, तो हम लोगों को तो डर लगेगा। तो अगर मैंने डर लगा और मैंने ये बात कह दी, जो कि आई थिंक थोड़ा ज़्यादा मैंने कह दी, तो क्या उनका ये नहीं बनता था कि कंगना आप ज़्यादा बोल गए, बट यू आर वेरी सेफ इन। अगर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस होती या मेरा प्रशासन होता, तो कोई बेटी अगर ऐसे चिंतित होती कि भाई साधुओं को पालघर में जो है सबने मिलके, क्राउड ने पत्थर से कूट से मार दिया, पुलिस वहाँ पे थी, हवलदार वहाँ पे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि ये बेटी को ऐसा लग रहा होगा लेकिन आप सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये हरामखोर। और क्यों लेते हैं वो मेरे साथ ये लिबर्टीज, क्यों? क्योंकि
क्योंकि मैं कोई फिल्मी नेपो किड नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीति का नेपो किड नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ मुझे जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है, जिसको देखो गाली गलौज पे आ जाता है। आप भी कम नहीं है ना। आप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह अपने बाप की नाम और वेल्थ और पावर के ऊपर नहीं रहती हूँ। तो जब कोई इंसान, सर देखिए आप ना मेरी चीज़ों को ना अच्छे से पेश नहीं कर रहे हैं, आई थिंक अच्छे से नहीं पेश कर रहे हैं आप। अगर कोई बंदा, आप सोचिए, अगर कोई इंसान चेयर पे जो एक हमारा गार्डियन है, जो हमारे गार्डियन है, जो हमारा रक्षक है, और जिनका ये बनता है कि ठीक है आपको ऐसा फील हुआ आप मुझसे बात करिए, और वो मैच्योरिटी उनमें कहाँ से आती? अगर उन्होंने कोई संघर्ष किया होता, जिस तरह से वो छोटे बच्चों की तरह बात करे, तो जाहिर है कि उनको हर चीज़ जो है बड़ी आसानी से मिली हुई है। और ये ख्याल मुझे आया कि इनमें किसी भी पॉलिटिशियंस की टैक्टफुलनेस या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या किसी तरीके का कोई एक पॉलिटिशियंस की भी एक अपना चार्म होता है, वो भी हर चीज़ में जो शाइन करके निकलना चाहते हैं, और वो भी हर मौके का फ़ायदा उठा के जो है अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं इमेज, जो कि एक टैक्टफुल पॉलिटिशियंस होते हैं जिन्होंने मेहनत से ऊपर आते। लेकिन ये तो किसी तरह के बिगड़े हुए बेटे की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अमीर बाप के बेटे बात करते हैं। तो उनका क्या गया नुकसान? आपका हुआ ना, बना बनाया घर टूट गया। सर मेरा वही नुकसान नहीं हुआ, मेरा और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरी जो एक महिला होने के नाते इन लोगों को जो मुझे एक गाली गलोच देने की आदत पड़ गई है, वो ना कि सिर्फ महाराष्ट्र, अभी जो पंजाब में भी जिसको देखो गंदी गंदी गालियाँ, पुतले लेके चप्पल से मारना, एक महिला के लिए उसकी इंटेग्रिटी किसी भी उसके गहने से, पैसों से ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम अपनी बेटियों को जब देखो जिसका मन करता है वो गंदी गालियाँ देता रहता है। तो आई थिंक इस देश को थोड़ा तो काम डाउन करना पड़ेगा। आप बेटियों को इस तरह से इतने गंदे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। फाइनली जब आप चुनाव लड़ने की मंडी में, तो योगी आदित्यनाथ ने मुंबई की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों से जूझने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जैसा शौर्य और भाव है कंगना में। इन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे को सड़कों पर लाकर पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा हुआ किसी महान आत्मा का, किसी अच्छे इंसान का यहाँ पे जिक्र तो हुआ, नहीं तो सारे जो चोर उचक्के क्रिमिनल उन्हीं के ही मुझसे पूछे जा रहे क्वेश्चन। तो सर मेरा तो यही कहना है कि मैंने ऐसा कुछ, मतलब वो मेरे बारे में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। योगी जी मेरे लिए तो बहुत पूजनीय है, मेरे भाई हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे विचार रखते हैं। लेकिन वो क्यों रखते हैं? हमें क्या होता है कि कुछ लोग हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं, वो हमारी एनर्जी होती है। कुछ लोग हमें महादुष्ट लगते हैं। अब जैसे इंडस्ट्री वालों को तो मैं एक आंख नहीं भाती, और मैं चाहे मैं सिंपल ब्रीदिंग ही करूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं करूँ, फिर भी वो लोग मुझे खत्म करने को आते हैं। क्योंकि क्या मैंने इन पे केसेस किए थे? नहीं, इन्होंने मुझ पे केसेस किए, इन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि इनको मैं भाती नहीं हूँ। बीजेपी वालों को आप इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच्ची हूँ और मैं ईमानदार हूँ। जो लोग खुद सच्चे और ईमानदार होते हैं, वो उन लोगों को तो वैसे ही लोग अच्छे होंगे ना। अब राक्षस तो राक्षसों की सेना में होंगे, देव देवों की सेना में होंगे। लेकिन मैंने सुना आजकल वो भी परेशान है, नड्डा जी आपसे कह रहे हैं कि कम बोलो, चुप रहो। देखिए क्या होता है सर कि अब मैं बहुत ज़्यादा देर तक जो है मैं अपने आप ही सब चीज़ों से जो है लड़ती आई हूँ, और पॉलिटिशियन बने हुए मुझे मात्र 1-2 ही महीने अभी हुए हैं। तो अब इन हर चीज़ की जो जानकारी है पॉलिटिक्स की तो मुझे तो हो नहीं सकती। तो पार्टी के गाइडलाइंस मुझे आती हैं कि आप इस तरह से पार्टी की गाइडलाइंस पे चले। तो मुझे लगता है ये तो एक अपनी जॉब का एक हिस्सा होता है। लेकिन इस चीज़ को भी मेरे अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। इसको तो फटकार पड़ी, इसको लताड़ा, इसको वो। क्या वो एक सीनियर के मुझे पार्टी गाइडलाइन भी ना दे? अब अजीब है। ये पार्टी की गाइडलाइन है कि आप किसानों को बलात्कारी कहें? ये पार्टी की गाइडलाइन है कि किसानों के बारे में आप इस तरह की कि वहाँ लाशें लटकी हुई थी? सर देखिए आप कितना गलत मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं। मुझे पता नहीं ये कौन सी अदालत चल रही है। ये आपके शब्द हैं लिखे हुए मेरे पास में। आपने क्या कहा? आपने ये कहा ना कि
जहां किसान आंदोलन हो रहा था Yes, वहां ये देख अभी 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 चेंज किए इन्होंने, और आप प्लीज एडिट मत करना इसको, एडिट मत करना, क्योंकि अभी रजत सर ने जो है पूरी मीडिया को रिप्रेजेंट किया, पूरी मीडिया को, जो आधा अधूरा सुना वही हेडलाइन सीधी चेप दो। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जहां पे किसान आंदोलन हुए उस जगह पे जहां किसान आंदोलन हुए वहां पे जो है लाशें लटकी, वहां पे खून हुए हैं, वो मेरे पास पूरी कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। वहां पे रेप हुए, गैंग रेप हुआ, उसकी भी मेरे पास कवरेज है, मैं दिखा सकती हूँ। क्या मैंने ये कहा कि किसानों ने वो किए? नहीं, मैंने कहा उपद्रवियों ने वो चीज को जो है टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं जब ये चीज मीडिया में हर जगह है, ये चीज बच्चे को पता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई एक बेचारी लड़की उसी चीज को बोलेगी जो सबके अरे बोल दिया, इसने तो बोल दिया, तो ऐसी एक्टिंग करते हैं कि जैसे अरे क्या बेबाक है। और तुमको वो नहीं देखी जो 1 लाख न्यूज आइटम इसकी आई थी? मतलब कैसे लोग हैं। सो आई फील एज अ पर्सन, मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये दुनिया जो है सच को देख के झुटलाती है, सच को देख के झुटलाती है, झूठ में जीती है। और फिर दूसरे इंसान जो बिल्कुल साधारण हो, जिस इंसान को कोई ये चीज ना आती है, आगे का पीछे, पीछे का आगे, प्लस का माइनस, माइनस का, उसको बदनाम करके लिटरली जो है कहीं का नहीं छोड़ते हैं। ऐसी ये दुनिया है। अब इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा ये बताऊं मैं आपको? अब आपकी हेडलाइन पे उन्होंने कहा होगा तो बताइए। नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भाजपा सांसद द्वारा ऐसी बातें कहना बीजेपी की किसान विरोधी नीति और नीयत का एक सबूत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हमारी पार्टी की पॉलिसीज हैं वो पार्टी ने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। मुझसे ये गलती हुई कि मैं थोड़ी वक्त के लिए ये भूल गई कि यह मेरा अब इंडिविजुअल ओपिनियन मैटर नहीं करता है, मुझे पार्टी की पॉलिसी के ही साथ रहना पड़ेगा। पार्टी की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास। वो उन उपद्रवियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं उन किसानों के बारे में जिनको वो अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। उनका कंसर्न सिर्फ वही है। लेकिन हमने जो है एक तरह से कटाक्ष जो है जो उपद्रवियों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया था उस पे कर दिया। लेकिन जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। तो जिस तरह से ये अब इस चीज को में जो है घी डाल के जो है मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से दिखा रहे हैं कि यू नो नहीं, आप किसानों के बारे में क्या सोचती हैं? मैं खुद किसान हूँ। मेरी फैमिली जिम्मेदार फैमिली है। हम लोग बचपन से फार्मिंग करते आए हैं। हमारे बचपन में जब फार्मिंग की हार्वेस्ट होती थी, ये होती थी, तो मैं ही खाना लेके जाती थी खेतों में हमेशा। मैंने सुना आपके पेरेंट्स कहते थे कि खेती कर लो वही ठीक है। दादी कहती थी। हाँ, तो हम लोग किसान हैं। लेकिन एक तरह के जो अभी किसानों का बेड़ा जो है ना, वो एक तरह की जो है। आपके मन में क्या ऐसी कभी भावना है कि जहाँ पर किसान बैठे थे वहाँ बलात्कार हो सकते हैं, वहाँ हत्याएं हो सकती हैं? नहीं, मेरे मन में ये भावना है कि वो किसान आंदोलन जो है पूरी तरीके से जो हाईजैक कर लिया गया था। उसका किसान आंदोलन के थ्रू, ये कंगना क्योंकि एक बैकग्राउंड है, ये कोई पहली बार आपने नहीं कहा। ये मेरे पास में दिसंबर 2020 बीबीसी ने एक 88 साल की बुजुर्ग महिला का वीडियो पोस्ट किया था। तब आपने कहा था ये तो वही दादी है जो 100 रुपए लेके आई थी। नहीं, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है दिहाड़ी लेके जो है, और उन दिहाड़ियों के जो वीडियो हैं 500-500 रुपए शाहीन बाग में सबको मिल रहे थे, बिरयानियां मिल रही थी, वो सबने देखा है, सबने देखे हैं वो वीडियोस। मैं चाहे तो मैं आपके सामने प्रोड्यूस कर दूंगी इस अदालत के सामने। देखिए, मुझे आप ऐसे मत बताइए जैसे मेरा उनसे कोई लेना देना ना। मैं उस आंदोलन में गई ना मैंने ऑपरेट किया। मैंने तो देखा जो सारी दुनिया देख रही है। अब मुझे कहते हैं कि तुमने जो है देखा लेकिन तुमने बोल दिया। अब इतनी समझदार मैं नहीं हूं। मैंने देखा कि वहां पे लोगों को दिहाड़ियां भी दी जा रही है और लोगों को आसमानी बिरयानी भी खिलाई जा रही है, और उसकी चर्चा पूरे देश में हुई कि वो 500-500 रुपए की जो है सबको दिहाड़ी मिल रही है और बिरयानी मिल रही है। और वो सेम फेसेस जो हैं जो शाहीन बाग में मिले, उन्हीं सब फेसेस को जो है वहां पे भी आइडेंटिफाई किया गया कि यही फेसेस उठ के वहां पे चले गए। तो जो चीज सारी दुनिया को देख रही है, आपको अगर मुझे उसके लिए टारगेट करना है तो आप करिए, कोई बात नहीं, आप करिए। मुझे पे बोलना जरूरी है आपका? सर,
ऐसा नहीं है कि मैं हर सब्जेक्ट पे बोलती हूँ, लेकिन अगर हमारे देश को किसी तरह से जो है विदेशी शक्तियाँ जो हैं अगर खोखला करने चाहेंगी, आतंकित करना चाहेंगी, जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बना है, बाकी देशों में बन रहा है, वो करना चाहेंगी, तो हम लोग तो ऐसे भी तो कायर नहीं है ना, इतने भी तो जिंदगी हमें प्यारी नहीं है ना कि हम लोग बैठे हुए कायरता से ये सब देखते रहे। आपने लोगों की भावनाएं देखी, जब आप पार्लियामेंट की मेंबर बन के पहली बार चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही तो सीआईएसएफ के एक जवान ने आप पर हमला किया और उन्होंने कहा कि मैं किसान हूं। अगर आप अपनी वर्दी की गरिमा नहीं समझते हैं, अगर आप जो है एक बहरूपीय के रूप में आते हैं और आप किसी इंसान ने जिसने अपनी पूरी विश्वास आपको दिया हुआ है, आप उस पे अगर प्रहार करते हैं तो आप किसान कहलाने लायक हैं? मैंने आपको कहा हुआ है, आपसे वो सारी आइडेंटिटी छिन जाती है, आप फिर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक आतंकी हैं। और उन्होंने ओपनली खालिस्तान की जो है वो मांग की, ओपनली खालिस्तान की मांग किसान आंदोलन में हुई है। मेरे पास कितनी वीडियो, पता नहीं इतने मासूम बन के लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे पास कितने सारे वीडियोस जो है आज हम अगर इस देश के टुकड़े होने दे, जो देश न जाने कितने लोगों ने, उनका हर्ट कंगना इस बात पर था, उन्होंने कहा कि मेरी माँ भी उस धरने में गई थी और ये कहना कि वहाँ 100-200 रुपए लेके 500 रुपए लेके गए थे, इस चीज से उनको तकलीफ हुई। लेकिन मेरे पास जो फोटो है, जो सेम शाहीन बाग के लोग और जो सेम यहाँ पहुंचे थे, उनके सेम फोटोज मेरे पास हैं। और अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो कोर्ट होता है और पुलिस स्टेशन होता है। अगर जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को समझ ही नहीं रहे हैं, अगर मुझे भी ऐसे सबको अपने स्कोर अगर सेटल रोड पे करने हैं तो फिर सभी स्कोर सेटल करिए ना रोड पे। आप भी सेटल करती हैं। अब इस मामले में दिलजीत दोसांझ ने जब कमेंट किया तो आपने कहा ये करण जौहर का पालतू है। सर, सबसे पहले तो जो लोग इस देश का टुकड़े करना चाहते हैं, हम तो नहीं, देखिए हम तो फिर अपने होते हुए तो हम इस देश के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते ना, क्योंकि नहीं, अब इसमें देश के टुकड़े की तो बात कहीं आई नहीं। उन्होंने आपकी बात पर कमेंट किया, लेकिन आपने ये जो जवाब दिया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने कहा ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट कर। उसने क्या लिखा वो बताएंगे? वो भी बताइए ना आप। मैंने जो लिखा, मेरे जवाब बता रहे हैं, उसके तो बता नहीं रहे हैं। मैंने बताया ना उसने क्या लिखा। नहीं, आप उसने क्या लिखा वो बताइए पहले। उसने लिखा तूने जिन जिन लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है। उससे पहले क्या, पालतू से पहले उसने क्या किया था कमेंट? यही पहला कमेंट है, उसके पहले तो आपका कमेंट है। नहीं, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूं। ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ। अच्छा, सब तो मानते हैं कि सबसे पहले पंगा आप लेती हैं। नहीं, यही तो खरीदी हुई पब्लिसिटी होती है लोगों की। मैं कभी पंगा नहीं लेती, कभी भी मैं किसी से पंगा नहीं लेती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है, लेकिन उसको खत्म मैं करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया था। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना वो तो ठीक नहीं है ना। आप जवाब दे सकती हैं, आपका अधिकार है, क्यों नहीं। जो लोग आपको सिर्फ एक तरह से नीचा दिखा के या एक तरह से गंदी भाषा यूज करके, गंदी शब्दावली यूज करके डराना चाहते हैं, मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, तो उनको मेरा एक ही है कि मैं उससे डरने वाली नहीं हूं। अब देखिए, आपने जो लास्ट है आपका ही वर्ड है, आपने कहा कि तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूँ। सर देखिए, आप मुझे इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना गंदे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बता नहीं रहे वो उसने क्या क्या लिखा। उसने गंदी गालियां लिखी थी। वो जब आएगा तो उससे पूछूंगा ना। आप अच्छा, अब गालियों ऐसे थोड़ी होता है। अब कोई गालियां आपको दे रहा है, कोई आपसे अभद्र भाषा में बात कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगी? नो नो नो, यू आर नॉट राइट। अरे हम भी तो गांव से हैं, हम लोग ठेठ हैं, बिल्कुल जैसे जैसे बात करेंगे वैसे जवाब मिलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद कंगना रनौत पर इल्जामात और सवाल आपका एक और। माय गॉड,
आई कांट बिलीव, मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है पार्लियामेंट की मेंबर कंगना रनौत। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आरोप है कि ये बेसिर पैर के बयान देती हैं। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं देखिए, सकता। चुनाव के दौरान आपके खिलाफ जो विक्रमादित्य लड़ रहे थे, आपने उनसे कहा तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट भूल जाओगे। देखो ये माय गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे लगता है ये भी करण जौहर से मीटिंग करके आए हैं। कितनी बड़ी साजिश का मैं शिकार हो रही हूँ यहाँ पे। वही हिसाब है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ। ये जो है, मुझे जो है कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा था कि मंडी में क्या भाव चल रहे हैं, तो जिसको लेके मंडी की सारी महिलाएं और जनता बहुत ज्यादा एकदम शॉक में आ गई थी। तो मैंने ये कहा था, और किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समस्त कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों ने अगर मंडी की महिलाओं के बारे में ऐसे बात की तो सब्जी मंडी में जाके भाव, सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। और ये कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं। अच्छा, ये कोई बेसलेस बात है क्या? कैसे बेसलेस बात है? कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन ने कहा था क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। मेरा और इसके साथ आपकी फोटो थी, और जो तस्वीर जो लगाई थी वो मैं चाहता हूं लोग देख लें। वो तस्वीर मेरे पास में, ये वो तस्वीर है जो उन्होंने लगाई थी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, पहले मैंने आपको आधी बात बताई थी। देखा, ये मीडिया वालों, और मैं आपको कह रही हूं कि मेरी जितनी भी इमेज और पर्सनालिटी खराब की हुई है ना, ये सब मीडिया वालों का ही काम है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने बारे में इस तरह की बातें कही। राहुल गांधी के बारे में आपने क्या कहा कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए। मैं जब पार्लियामेंट में गई पहली बार, तो नेचुरली मेरे लिए सब बहुत ही नया था। और वहाँ पे जब उन्होंने पहली स्पीच दी, और जो मैंने अपने आप उसका मैंने खुद साक्षात उनको वहाँ पे देखा, आप यकीन नहीं कर सकते कि वो एक क्या माहौल उन्होंने बनाया। सब भगवानों की फोटो लगाई, अपने माथे पे चिपका रहे हैं, कोई ये उड़ा रहे हैं, कोई वहाँ उड़ा रहे हैं, और कोई एनालॉजीज बना रहे हैं जो उनसे बन नहीं पा रही, बिल्कुल कुछ नहीं उनसे हो पा रहा है। और उसके बाद में वो कहते हैं, सब दुनिया भर का वो करके कहते हैं कि जितने भी भगवान हैं सब के सब कांग्रेस का चिन्ह लेके चले हुए हैं, ये वाला। सबको उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया कि सारे भगवान जो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और फिर उसके बाद में बड़े खुश हो गए। फिर उसके बाद में कहते, मैं जो हूं मैं शिव जी की बारात हूं। और उसके बाद में जो वो नीचे बैठे तो एकदम ऐसे बैठे, बिल्कुल ऐसे बैठे, और फिर ऐसे हुए तो फिर वो हिले ही ना। तो फिर मैं उनको देखूं, मैंने कहा कोई जाके इनको चेक करो, इनको क्या हो गया। पर फिर खैर, इस तरह के ख्याल तो हमारे दिमाग में आएंगे कि वो क्या है वो। तो नेचुरली मैंने ये नहीं कहा कि वो ड्रग्स करते हैं, मैंने कहा एक टेस्ट होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद फिर आपने कहा कि राहुल गांधी खतरनाक हैं, बिटर हैं, कड़वे हैं, पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं, विनाशकारी हैं। ये तो सारा देश कह रहा है। देखिए, जिस तरह से करतूते वो करते हैं, चाहे वो विदेश जाते हैं, और विदेश में वो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि वी वांट अमेरिका टू इंटरफेयर विद इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स। क्यों, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है क्या? वो ओपनली जो है स्टॉक मार्केट को बैठ जाते हैं कि यहाँ पे मैं ये एक्सपोज कर दूंगा। वो पूरा उनका ये रहता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दे, चाहे वो जाति की बात हो, चाहे वो हिंसा की बात हो, वो हमेशा देश के टुकड़े कराने में लगे रहते हैं। तो वो जो एक बिगड़े हुए घर के बच्चे जो होते हैं कि अगर हमें ना मिले तो ये जल जाए,
तो ये जो देश है उसको वो बिल्कुल खत्म करने पे लगे हुए हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो इस देश की चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बॉर्डर्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, ये सब खत्म हो जानी चाहिए। इस तरह की करतूतें करते हैं। और मेरा, जैसे आपने इतना कुछ बोला और आप मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक ठंडे दिमाग से चाहती हूँ कि सब लोग सोचें कि उसके जैसे इंसान को ये कहने के लिए मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं अपने लिए कह रही हूँ? क्या मुझे कोई आर्थिक चीज मिल रही है? क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं? या मुझे किसी तरह, मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो दुश्मन मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी उन्होंने मुझे नोटिस, पार्लियामेंट की मेंबरशिप मिल रही है, ये सब कहने पार्लियामेंट की मेंबरशिप। सर देखिए, मुझे जो है, मैं देश के लिए ये कह रही हूँ। पार्लियामेंट वालों ने तो मुझे ऑलरेडी कहा कि तुम मत बोलो, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। तो उन्होंने तो मुझे ऑलरेडी ये कहा हुआ है। मैं देश के लिए ये कहती हूँ। क्या मैं अपने किसी हक के लिए कह रही हूँ, अपने किसी अधिकार के लिए कह रही हूँ? और मेरी पार्टी का जो स्टांस है उसको बताने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े अच्छे से बताते हैं। वो लोग मुझे स्पोक्स पर्सन नहीं बनाए हुए हैं अपना। तो ये भी कहना कि मुझे टिकट मिल गई, टिकट मुझे बहुत पहले भी और कांग्रेस से भी आई थी और यहाँ से भी आई है। मुझे मेरी खुद की फैमिली की हिस्ट्री है कांग्रेस लीडर्स की। तो इस तरह की बातें जो है वो ये, और मैं चाहती हूँ कि जनता सोचे। जो ये कह रहे हैं उससे आगे जाके, मैं जो कह रही हूँ उससे आगे जाके, मैं फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ बोलती हूँ। तो क्या उसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ है? मैं इन लोगों के खिलाफ बोलती हूँ जो देश को डैमेज कर, और मैं हर चीज का आपको कारण भी बता रही हूँ। आप कहते अच्छा, हैं मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं कि कोई बेसलेस मैं बोलती हूँ। देखो कैसे, देखो बेसलेस। अच्छा, मैं आपको बेसलेस बात बताइए। आपने कहा कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, 1947 में तो भीख में आजादी मिली। ये सब जानते हैं कि हमारा आजादी का जो संघर्ष चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी का एक गुट बना था और नेहरू एंड गांधी जी का एक गुट बना था। एक तरफ वो कहते थे कि इनको बच के नहीं ले जाने देना है, क्योंकि खून बहेगा, किसी का तो बहेगा, इनका नहीं बहेगा तो अपना बहेगा। लेकिन एक ये कहता है कि नहीं, इनको प्यार से जाने दो। एक गुट ये कहता है इनको प्यार से जाने दो, जिन लोगों ने हमारा इतना शोषण किया था इनको प्यार से जाने दो। और वो लेटर कौन देता है, कौन ये करता है? माउंटबेटन देके जाता है। माउंटबेटन ये सब करके जाता है माउंटबेटन। उसके बाद में हरि सिंह जो है, जो कश्मीर का राजा है, वो, और ये सब मैं क्यों बता रही हूं? आप लोग जाइए ना, गूगल पे देखिए ना आप लोग। अगर आप तो मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों बता रही हैं सर? तो आजादी मिली, आंशिक आजादी मिली, आंशिक आजादी। मैंने कहती तो कौन सा ऐसा कहर उठ पड़ा? मैं भी इसी देश में हूं, मुझे पता है 2014 से पहले का क्या माहौल था। आप लोग चाहे मुझे सूली पे लटका दीजिए, मुझे पता है। मुझे इस देश से निकाला मिल चुका था, मुझे कहा जाता था यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस इंडस्ट्री। तो ठीक है, मेरा एक बहुत ही एक इवॉल्व पर्सपेक्टिव हो सकता है। आज़ादी कई चीज़ों की होती है। आज़ादी शारीरिक होती है, आज़ादी वचनों की होती है, मानसिकता की होती है, सोच की होती है। आज़ादी के कई जो हैं वो रूप होते हैं। अब आपको मुझे सूली पे चढ़ा तो चढ़ा लो, आपने गैलीलियो को भी चढ़ाया था, सबको सूली पे चढ़ाया ही जाता है, हर युग में चढ़ाया जाता है। आप चढ़ा लीजिए मुझे, मैं तैयार हूं। इस बार आपका नंबर है लगता है मुझे। हम पब्लिक से सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, एक दो सवाल ले सकते हैं। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आपका शादी को लेके क्या थॉट है? और आप अगर शादी करना चाहते हो तो राजनेता से करना चाहते हो या अभिनेता से करना चाहते हो? क्या कहूँ मैं अब इस बारे में? देखिए, मेरा शादी को लेके बहुत अच्छे ख्याल है। मैं ऐसा नहीं सोचती कि शादी नहीं होनी चाहिए या आप इतने सशक्त हो जाते हैं तो आपको शादी। मुझे लगता है कि हर एक को कंपेनियन की ज़रूरत होती है, हर एक का कंपेनियन होना चाहिए। और मेरे परिवार को लेकर भी मेरा बहुत कंजर्वेटिव, जो कन्वेंशनल होते हैं, जिस तरह से मेरे मम्मी पापा का रिश्ता रहा है, मुझे लगता है कि बच्चे होने चाहिए। ये सब मेरे ख्याल है। लेकिन अब लोगों ने इतना बदनाम करके रखा है, मेरी शादी नहीं होने देते हैं, मुझे जो है कोर्ट केसेस इतने आ जाते हैं। जब भी किसी के साथ मेरी बात बननी शुरू होती है तो पुलिस घर पे आ जाती है, उठा के ले जाती है, समन्स आ जाते हैं। एक बार तो मतलब सास ससुर, होने वाले सास ससुर भी मेरे घर पे थे और बाहर जो है वो समन आ गए, तो फिर भाग गए। तो एक ये भी उसका एक साइड इफेक्ट है। मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक। इस अच्छे नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं
और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पवन वर्मा का फैसला कंगना रनौत के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार कंगना रनौत पर। उनसे पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी नई फिल्म इमरजेंसी के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, और सबसे बड़ी बात फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनकी बेबाक बातों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डिप्लोमेट पवन वर्मा के फैसले का। कंगना जी, मैं आपको एक बेहतरीन अदाकारा समझता हूँ, वो आज भी साफ जाहिर था। आपको एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री मानता हूँ, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। आपका बेबाकपन, आपके जज्बात, आपका करेज ऑफ कन्विक्शन, आपके आत्मविश्वास, इन सब चीज़ों का मैं प्रशंसक हूँ। आप कंट्रोवर्सी में फंसती हैं, उसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। पर मैं साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक अंग्रेजी में शब्द है, फ्रेज, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, यानी कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, और इससे आपको उभरने की ज़रूरत है। मैं आपको एक शेर में पेश करता हूँ। खतावार कहते हैं गुनाहगार, खतावार समझेगी दुनिया मुझे, बस इतनी भी ज्यादा सफाई न दे। मैं आपको दोषी या निर्दोषी करार करना नहीं चाहता, पर आपको कुछ हिदायत जरूर देना चाहता हूं। नहीं, पर आप पहले ये बताइए कि मेरी जो स्टेटमेंट्स है वो बेसलेस होती है। मैंने हर एक स्टेटमेंट का बेस प्रेजेंट किया है। मैं उस पर आ रहा हूं। वैसे जब जज साहब बोलते हैं तो इजाजत दीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मैं भी दुश्मनों की गिनती में आ जाऊं। वो मुझे ज्यादा लग रहा है इनका, ये खुद बच के निकलना चाह रहे हैं, अपना पल्ला बचा के निकलना चाह रहे हैं। चलिए, मुझ पर भी आरोप है, उसको भी मैं स्वीकारता हूँ। एक और शेर याद आता है कि यूं दिखाता है, ये पहले से लेके आए हैं वर्डिक्ट। ये इन्होंने यहाँ नहीं बनाया है, ये पहले से लेके आए हैं। मैं जानता था कि आप मुझको भी नहीं बख्शेंगी, तो अब अगली बार आपने मुझे टोका तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं ये कह रहा था आपसे, और ये मैं किसी द्वेष से नहीं कह रहा हूं। शेर ये था कि यूं दिखाता है आंखें मुझे बागबां। बागबां कहते हैं माली को जो बगीचे को रखवाली करता है। यूं दिखाता है आंखें मुझे बागबां, जैसे गुलशन पे कुछ हक हमारा नहीं। आपने माना तो कि बागवान है, बस वही बात है। तो इसलिए मेरी बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अब एमपी हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि संतुलन हो, आपके शब्दों में संयम हो। आप पार्टी की भी एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप हमेशा पूर्वग्रह से ग्रसित न हो, और कभी कभी जैसे मिसाल दी अभी वकील साहब रजत ने, हल्की वाणी से बचिए। ये मेरा आपको हिदायत है, मैं आपको दोषी करार नहीं कर रहा हूँ। और अंत में मैं कहता हूँ आपसे कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो मैं यही कहूंगा, जज साहब आप तो हमारे
हमारे दुश्मनों में मत आइए। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी आपकी मुजरिम पे। ये ऑडियंस साक्षी है कि मैंने आपको निर्दोष करार नहीं किया, तभी मैं कह रही हूँ आपने कहा पर कि मैंने आपको दोषी भी करार नहीं किया। मैंने आपको अपनी समझ से आपकी ही बातों को सुनकर मैंने सिर्फ हिदायत दी हो, और वैसे निजी स्तर पर मैं आपकी क्रिएटिविटी का बहुत प्रशंसक हूं। धन्यवाद। मेरा तो ये कहना है कि कंगना रनौत ने जिस तरह से लोगों को एंटरटेन किया है, पूरी दुनिया में लोगों के दिल जीते हैं, हमारे जज साहब का दिल भी जीता है। इसी तरह से वो फिल्मों में काम करती रहें, अपने हुनर से, अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से, अपनी राइटिंग से, अपनी डायरेक्शन से लोगों के दिल जीतते रहें। ये हमारी दुआ है। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।